अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को। तो बेसिकली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो आज हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि इनिशियल से लेके अब तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं उनका इंटरफेस कैसा है और उनकी वर्किंग कैसे है। तो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जनरेशन एंड दे कीप इवॉल्विंग विद द टाइम। तो जैसे जैसे टाइम अप होता गया, जिस तरह तरक्की होती गई, उस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बेहतरी आती गई। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है वो है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली बैच से ही आपको वाज़ेह पता चल गया होगा कि हम किसी भी एक चीज़ का कोई बैच बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाएंगे। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द यूजर्स ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। ईच यूजर prepares his job on a offline device like punch card and submit it to the computer operator। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो भी यूज़र अगर कोई काम लेना चाहता है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो किसी एक डिवाइस के ऊपर, जिसको पंच कार्ड कहा जा सकता है, और उसमें क्या करते थे कि जितना भी डाटा होता था वो रख देते थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के हवाले कर देते थे और कंप्यूटर उसको ऑपरेट करता रहता था। इसमें बेसिकली एक चीज़ इस्तेमाल की जाती थी जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर कहा जाता था, वो सारे का सारा काम करता था। टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग, जॉब विद सिमिलर नीड्स आर पैच्ड टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। तो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए मतलब ये कि अगर हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो एक तरह की जॉब्स, एक तरह की जो प्रोसेसेस होते थे उनको हम एक साथ पैच कर देते थे, जिससे फ़ायदा ये होता था कि जो हमारा कंप्यूटर होता था उसे ज़्यादा प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। मतलब कि अगर हम वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं तो उसे हम इकट्ठा करके प्ले कर देते थे। अगर हम पिक्चर शो करवाना चाहते हैं तो डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स को पैच करके एक साथ उसको रन करवा देते थे। तो इस तरह हमारी जो कंप्यूटर की वर्किंग होती थी वो फास्ट हो जाती थी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड द जॉब। मतलब कि अगर हम अपनी मर्जी से कोई एक प्रोसेस व्यू करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद CPU इज़ ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड ऑफ मैकेनिकल IO डिवाइसेस इज़ स्लोअर देन CPU। तो इसमें क्या होता था कि जब हम किसी भी चीज़ का इनपुट देते थे तो हम पहले उसको पैच करते थे और उसके बाद CPU को देते थे। तो इस ड्यूरेशन में हमारा जो CPU था वो आइडल रहता था, मतलब कोई काम हमारे लिए नहीं करता था। और याद रखें कि कंप्यूटर के आइडल होने का ये मतलब है कि कंप्यूटर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ तो रन करता रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डिफिकल्ट टू प्रोवाइड दी डिजायर प्रायोरिटी। अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई एक प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करें और उसके बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले जो पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से हम किसी भी जॉब को, किसी भी एक प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। और उसके बाद जो है हम फिर डिस्कस करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में बेसिकली फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो प्रोसेसेस होते थे उसको डिवाइड कर देते थे। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ टेक्निक विच इनेबल मैनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। तो इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि जब हम
बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो कंप्यूटर वर्किंग में होता है तो उसको हम टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग प्रोसेसर टाइम which is shared among multiple users simultaneously is termed as time sharing। तो इसमें बेसिक लॉजिक हम ये इस्तेमाल करते थे कि हम अपने प्रोसेसर का टाइम जो है वो डिवाइड कर लेते थे, जिसमें हम अगर 10 प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो 10 प्रोग्राम्स को हम डिफरेंट किस्म का टाइम दे देते थे, जिसके दौरान वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता था। तो उसके बाद क्या होता है जी, मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग system is that in case of multi-program batch system the objective is to maximize the processor use। तो हम इसमें मैक्सिमम प्रोसेसर को यूज करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। उसमें रीज़न ये थी कि जब मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पर रन हो रहे होते हैं, अगर हम एक बैच बना रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा बैच हमारे पास रेडी हो, तो उस टाइम में जो हमारा प्रोसेसर था आइडल रहने की बजाय उस दूसरे बैच को एग्जीक्यूट कर लेता है, और इस तरह हमारा जो सीपीयू का यूजेज है वो बढ़ जाता है, और इस तरह हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। तो ये क्या हो सकते हैं? पहला है हमारे पास प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स से यही मतलब है कि इसकी यूजेबिलिटी होती है प्रोसेसर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रोसेसर टाइम टू टाइम यूज़ हो रहा होता है, आइडल नहीं रहता, तो इसलिए ये हमें बेहतर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब डुप्लीकेशन से भी हम बच जाते हैं, और रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। डेफिनेटली जब मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है तो इस सिचुएशन में हम जो सीपीयू की फजूल रहने की, फारिग रहने की जो टाइमिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम एक सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके साथ मजीद कुछ और सिस्टम्स को अटैच कर देते हैं। इसको पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। तो इसमें हम बहुत सारे यूजर्स को और बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही टाइम पर हैंडल कर रहे होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। इसका मतलब यह है कि हम एक जॉब को या बहुत सारी जॉब्स को डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे सीपीयूज के ज़रिए या बहुत सारे कंप्यूटर्स के ज़रिए, जिसमें हमारी वर्किंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं यूँ एग्जांपल दूं कि एक बंदा 10 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा है, और वो 10 प्रोसेसेस अगर 10 सीपीयूज पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो 10 सीपीयू वाले काम है वो बहुत बेहतर और जल्दी हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्या होता है, दीज आर रेफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शंस। तो ये लाजमी भी नहीं है कि हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो सेम होने चाहिए, और उनका साइज भी एक जैसा होना चाहिए, और उनके फंक्शंस भी एक जैसे होने चाहिए। ये बिल्कुल लाजमी नहीं है कि जिसमें जितने सिस्टम इसमें अटैच होते हैं या जितने प्रोसेसर इसमें अटैच होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, दीज प्रोसेसर आर रेफर्ड एज साइट, नोड, कंप्यूटर एंड सो ऑन। तो इनको हम डिफरेंट किस्म के नाम दे सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? विद द रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी
A user at one site may be able to use the resources available at another site. इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम एक ही जगह पर बैठकर कहीं पर भी मौजूद रिसोर्सेज को, लाइक प्रिंटर हो सकता है, हम किसी एक एलईडी को यूज़ करना चाहते हैं या कोई और रिसोर्स है, हार्ड डिस्क है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं. स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डाटा विद वन एंड अदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बहुत हाई स्पीड के साथ. इफ वन साइड फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइड्स कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेशंस. तो इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक सिस्टम हमारा ड्रॉप हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इससे पूरे सिस्टम के ऊपर असर नहीं पड़ता, बाकी जो वर्किंग सिस्टम है वो वर्किंग में ही रहते हैं. बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, डेफिनेटली. अब हम एक टास्क को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क बना रहे हैं उसके, तो उसकी जो आउटपुट होगी, थ्रूपुट होगी, वो ज़्यादा आएगी और इस तरह हम कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो मैं कहूँगा वो ये है कि इसमें रिडक्शन ऑफ लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर. उसकी रीज़न ये है कि जब एक प्रोसेस हमारा मल्टीपल सब प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो होस्ट होता है उसको बहुत कम वर्किंग करनी पड़ती है. और उसके बाद रिडक्शन ऑफ डिले इन डाटा प्रोसेसिंग. तो चूंकि हमें इसमें किसी क्यू का वेट नहीं करना पड़ता, जो भी प्रोसेस होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो डिले ऑफ प्रोसेसिंग होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स बना देते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं. तो इसमें अब एक चीज़ का डिफरेंस होगा जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे. उसमें हम डिवाइड कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसमें हम कंप्लीट का कंप्लीट एक कंप्यूटर ही डिवाइड कर देंगे. तो डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द सर्वर्स द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर ग्रुप, security, application and other networking functions. The primary purpose of network operating system is to allow share file and printers access among multiple computers in a network. Typically, a local area network is private network or to other networks. तो इसमें complete जो बात कही गई है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक कंप्यूटर के ज़रिए, यानी जिसको हम सर्वर कह सकते हैं, या मल्टीपल कंप्यूटर सर्वर्स के ज़रिए हम दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, उसके यूज़र्स हो सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या उसके मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हो सकते हैं जिसको हम उस एक सर्वर के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं. याद रखें कि सर्वर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम इसके जो कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं. सेंट्रलाइज सर्वर आर हाईली स्टेबल, सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड. तो इसमें जितनी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है वो सर्वर मैनेज कर रहा होता है. अपग्रेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम. जिस तरह सिक्योरिटी लेवल्स या फिर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसी तरह हमारा जो सिस्टम होता है वो भी साथ साथ अपडेट होता जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. क्योंकि ये हमें बहुत हाईली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होती है. और उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशंस. चूँकि हम सर्वर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे मोस्ट ऑपरेशन जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे सर्वर के ऊपर. रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड. तो हमें डेली बेसिस पर
कुछ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, कुछ अपडेट्स रिक्वायर होती हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस तरह हमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड करना हर हाल में लाजमी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप मज़ीद वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।